जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र सिंह पंवार है और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं डिफेंस मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन। हिंदी में फिजियोग्राफिक डिवीजन को भौतिक विभाजन कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा, अर्थ की सरफेस पे जो भी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स दिखाई देते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स या आइलैंड ग्रुप्स, इन्हीं सारे डिविजन्स को फिजियोग्राफिक डिवीजन कहा जाता है। और अर्थ की सरफेस इन्हीं डिफरेंट लैंडफॉर्म से ही बनी हुई होती है। तो जब हम बात करते हैं इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन की, तो इंडिया भी इन्हीं बहुत सारे लैंडफॉर्म से बना हुआ होगा और इन्हीं पर्टिकुलर लैंडफॉर्म्स के कंप्लीट कॉम्बिनेशन से या इनके जो भी परसेंटेज हैं उनको अगर 100% मिला दिया जाए तो इंडिया का पूरा फिजियोग्राफिक डिवीजन तैयार हो जाता है। दोस्तों, ये हर एक फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे मैं इकोनॉमिकल बात करूं, चाहे मैं सोशल बात करूं, चाहे पॉलिटिकल बात करूं, और इन्हीं फिजिकल डिविजन्स की वजह से इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस या फिर सॉइल या इकोनॉमिकल कंडीशंस डेवलप्ड होती हैं। तो ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इवन सिक्योरिटी पर्पस की अगर हम बात करें, क्योंकि मूलतः तो हमारा काम यही है कि हमें इंडिया को कैसे सिक्योर करना है या इंडिया की सिक्योरिटी में फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो हैं वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो ऑल दीज पर्टिकुलर फिजियोग्राफिक डिविजन्स आल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू इंडिया। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिना किसी देरी के फिजियोग्राफिक डिवीजन। अब आप लोगों को यह समझ में आ गया है कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स का मतलब होता है जियोग्राफिकल डिविजन्स। बेसिकली अगर हम इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात करें तो उन्हें हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बहुत सारी जगहों पर वो 6 पार्ट्स भी लिखे हुए होते हैं और इवन यूपीएससी तो सिर्फ 3 ही पार्ट कंसीडर करता है। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या है। अगर हम बात करते हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स की, तो सबसे पहले हैं हिमालय, जिन्हें हम नॉर्दर्न माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं, जो इंडिया में क्राउन की तरीके से सुशोभित होता है और हमें बहुत सारी एक्सटर्नल कंट्रीज के एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्ट भी करता है। इवन बात करते हैं हम कोल्ड विंड्स की, जो साइबेरियन रीजन से इंडिया में एंटर होती है, उन विंड से भी हमें यही हिमालयाज की जो वर्टिकल वॉल है वो प्रोटेक्ट करती है। दूसरे फिजियोग्राफिक डिविजन्स की अगर हम बात करते हैं तो वो होते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। अब ये वो फर्टाइल प्लेन्स हैं जिनका फॉर्मेशन खुद गंगा मैया ने किया है, जिसकी वजह से इंडिया एक कह सकते हैं समृद्ध देश है, जहां पर फूड जो है वो इनॉर्मस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सबसे ज्यादा इंटेंसिव रूप से अगर कहीं देखने को मिलती है तो इन्हीं प्लेन्स पे देखने को मिलती है। तीसरा फिजिकल डिविजन्स पर आने से पहले इसी का जो वेस्टर्न पार्ट है, क्या वेस्टर्न पार्ट कन्वर्ट हो गया है इनटू डेजर्ट, जिसे हम राजस्थान के रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं या फिर थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर नॉर्दर्न प्लेन्स का ही पार्ट है तो फिर प्लेन कंसिडर करना चाहिए, डेजर्ट क्यों? पर क्योंकि आप लोग इतिहास जानते हैं बच्चों, जब तक हम सप्त सैंधव प्रदेश पढ़ते हैं तब हमें पूरा राजस्थान, पंजाब और सिंध वाला रीजन जो है वहां पर एक अच्छी सिविलाइजेशन देखते हैं, और जैसे जैसे वहां पर रिवर्स जो है वो डिसअपियर होती है तो ये रीजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू डेजर्ट। इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन भी होता है और बाद में वैदिक सिविलाइजेशंस का बर्थ भी देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं रीजन है, तो वहां से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है प्लेट्यू। अब इसे ग्रेट इंडियन प्लेट्यू भी कहा जाता है और इंडिया का लगभग आधा हिस्सा जो है, मतलब अगर इंडिया के एरिया की अगर मैं बात करूं तो 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर होता है, पर प्लेट्यू जो है वो
लगभग उसके आधे के बराबर है। 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज ए ग्रेट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया या फिर ग्रेट इंडियन प्लेट्यू। पॉइंट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट उसके बाद आता है बच्चों कोस्टल प्लेन्स। ये क्योंकि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो लगभग 6100 किलोमीटर की है, और अगर टोटल कोस्ट लाइन की बात करें मतलब इंक्लूडिंग द कोस्ट लाइन ऑफ आइलैंड तो वो 7516.6 किलोमीटर की हो जाती है। पर ये जो 6100 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है उस कोस्ट लाइन पे ड्यू टू द एक्शन ऑफ वेव्स एंड करंट एंड ड्यू टू द डिपोजिशंस ऑफ सेडिमेंट्स बोरोड बाय पेनिनसुलर रिवर्स यहां पर कुछ प्लेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है जिन्हें हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन बन जाता है। और इसी फिजियोग्राफिक डिविजन के कुछ पर्टिकुलर रेत के टीले जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं उन्हें हम आइलैंड्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे शायद आप लोगों ने सुना होगा श्रीहरिकोटा, शायद आप लोगों ने सुना होगा न्यू मूर द्वीप आइलैंड, शायद आप लोग जानते होंगे सेल्सेट आइलैंड, शायद आप लोग जानते होंगे आलिया बेट और कादिया बेट आइलैंड्स। तो ये वही पर्टिकुलर आइलैंड्स हैं जो प्लेन्स का ही पार्ट है पर चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। इस वजह से यूपीएससी कोस्टल प्लेन्स के साथ साथ आइलैंड को भी एक कोस्टल प्लेन्स का ही फिजियोग्राफिक डिवीजन कंसिडर करता है या फिर इसका इंटीग्रल पार्ट कंसिडर करता है। तो यहां पर एक और फिजियोग्राफिक डिवीजन बनता है दैट इज आइलैंड ग्रुप्स। पॉइंट समझ में आया? अब ओवरऑल अगर हम सबको कैलकुलेट करें या सबको कंसिडर करें इंडिविजुअल तो हम कहते हैं कि इंडिया के टोटल फिजियोग्राफिक डिविजन्स कितने हैं? 6। पर यूपीएससी कंसिडर करता है कि इंडिया के कितने फिजियोग्राफिक डिविजन्स है? 4। पॉइंट समझ में आया? आ रही है बात यहां तक समझ में? क्लियर? और क्यों करता है वो भी मैंने आप लोगों को समझाया। तो चलिए शुरू करते हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। अब बच्चों अगर मैं आप लोगों के सामने यहां पर डायग्राम बनाऊं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो ये समवॉट हम इंडिया कंसिडर कर रहे हैं। यहां पर जो नॉर्दर्न सेक्शन है ये देखिए, ये जो पार्ट है ये है हमारे हिमालयाज। ये है हिमालयाज। हिमालयाज के नीचे वाला जो सेक्शन अभी आपको देखने को मिल रहा होगा जो मैं हाईलाइट भी करूंगा आप लोगों के लिए, इस सेक्शन की बात कर रहा हूं। ये जो रीजन्स है इसे हम कहते हैं प्लेन्स ऑफ इंडिया, जिसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं। इसके नीचे वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा आप लोगों को नजर आ रहा है इसकी मैं बात कर रहा हूं। ये वाला जो रीजन है इसे कहते हैं हम दिस इज द मेन प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया जो लगभग इंडिया का 50% ऑक्यूपाई करता है। और इस प्लेट्यू और हमारा जो ओशनिक रीजन है या ओशनिक बॉर्डर है उसके बीच में जो आपको स्पेस नजर आ रहा है वो है हमारे कोस्टल प्लेन्स। पॉइंट समझ में आया? तो कोस्टल प्लेन्स जो है वो प्लेन एरियाज हैं जो इन कोस्टलाइंस पर प्रेजेंट हैं। अब जब हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो अभी मैं बना रहा हूं इनकी बात कर रहे थे तो ये थोड़े से वाइडर हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बोरोड बाय वेरियस मेजर रिवर्स। लाइक यहां से महानदी आती है बेटा, यहां से गोदावरी ट्रेवल कर रही है, यहां पर कृष्णा देखने को मिल रही है, यहां पर कावेरी है। तो इन रिवर्स के डिपोजिशन के कारण यहां पर वाइडर कोस्टल प्लेन्स का डिपोजिशन है। पर अगर हम बात करते हैं इस रीजन की तो यहां पर कोस्टल प्लेन्स है तो सही
पर सम वॉट थिनर। वाई सो? क्योंकि यहां पर रिवर्स जो है वो बहुत छोटी है, इस वजह से ये जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसे हम कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो हमारे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेन एरियाज और है, सॉरी फिजियोग्राफिक डिवीजन एरियाज और है, उनको भी मैं बना देता हूं। एक है ये, दिस इज डेजर्ट ऑफ इंडिया, और यहां पर आइलैंड्स। आया पॉइंट समझ में? तो ये हैं इंडिया के 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। एक एक करके आइडेंटिफाई कर रहा हूं। क्लास थोड़ी सी स्लो चलेगी क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा यहां से पूछे जाते हैं। सबसे पहला पार्ट है बेटा जिसे हम नॉर्दर्न माउंटेन्स के नाम से जानते हैं या फिर हिमालयास के नाम से भी इसे मेंशन किया जाता है। दूसरा जो पार्ट है वो है नॉर्दर्न प्लेन्स या फिर इंडो गैंजेस प्लेन्स। तीसरा जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है बेटा वो है प्लेट्यू। क्लियर? या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू। नेक्स्ट जो है वो है कोस्टल प्लेन्स एंड द लास्ट वन इज आइलैंड। आया पॉइंट समझ में? अब यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात भी है, वो आप लोगों को याद रखनी है कि ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं हिमालयास की या फिर ओवरऑल माउंटेन्स की, प्लीज ध्यान दीजिएगा, इंडिया में फिजियोग्राफिक डिवीजन जो हैं उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर रीजन है जो माउंटेन्स है, एक पर्टिकुलर एरियाज है जो प्लेन्स है, और एक रीजन है जिसे हम प्लेट्यू के नाम से जान सकते हैं। अब ओवरऑल माउंटेन्स मतलब हम हिमालयास भी कंसिडर कर लें, ईस्टर्न घाट भी कंसिडर कर लें, वेस्टर्न घाट को भी कंसिडर कर लिया जाए, विंध्याचल को भी ले लिया जाए, सतपुड़ा को भी ले लिया जाए, पारसनाथ हिल्स को भी ले लिया जाए, तो जितने भी माउंटेन्स एंड हिल्स इंडिया के अंदर है, अगर सबका एरिया जोड़ लिया जाए तो वो लगभग इंडिया के 30% पार्ट पर प्रेजेंट है। इसका मतलब माउंटेन वाला जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है बच्चों, इंडिया का ऑन एन एवरेज 30% पार्ट जो है वो ऑक्यूपाई करता है। पॉइंट समझ में आया? उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लेन्स की, तो प्लेन्स जो है जिसमें हम कोस्टल प्लेन्स की भी बात करते हैं, हम डेजर्ट प्लेन्स की भी बात करते हैं, हम पूरे के पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की भी बात करते हैं, तो ये सारे प्लेन एरियाज को अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो ये लगभग इंडियन ज्योग्राफी का 43% जो है वो कवर करते हैं। पॉइंट समझ में आया? क्लैरिफाई हुआ? अब इसके अलावा जो लगभग बचा हुआ 27% है, दैट पर्टिकुलर 27% पार्ट इज कवर्ड बाय प्लेट्यू। आया पॉइंट समझ में? ऐसे करके अगर ओवरऑल जोड़ लिया जाए तो देखिए लगभग 100% पार्ट जो है वो इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट होता है। तो ये है इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स और इनका रेशियो कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट है। अब कई बार आपके मन में डाउट आएगा कि सर अभी आपने कहा कि इंडिया का सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो तो ग्रेट इंडियन प्लेट्यू है, पर अगर परसेंटेज ऑफ एरिया की बात की जाए तो प्लेन्स का एरिया 43% यहां पर नजर आ रहा है। पर बच्चों मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल लैंड ब्लॉक्स की या फिर इंडिविजुअल फिजियोग्राफिक डिविजन्स की। जैसे ग्रेट इंडियन प्लेट्यू जो है उस पर फ्लो करती है नर्मदा रिवर, या उसी पर्टिकुलर रीजन्स पर बहुत सारे प्लेन्स का फॉर्मेशन भी होता है। हमारा
जो ग्रेट इंडियन प्लेट्यू का नॉर्दर्न सेक्शन है, जिसमें हम चंबल रिवर्स के एरिया को देखते हैं, जिसे हम मध्य भारत का पठार या फिर सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं, वहां पर भी बहुत सारे प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है, जिन प्लेन्स का फॉर्मेशन चंबल रिवर जो है उसके डिपोजिशन एज वेल एज उसके इरोजन से होता है, जिसके कारण वहां पर इंडिया के सबसे बैड लैंड का फॉर्मेशन होता है, जिसका नाम रिवाइंस ऑफ इंडिया या फिर रिवाइंस ऑफ चंबल है, उसके नाम से भी जानता है, जिसे हिंदी में बीहड़, चंबल के बीहड़ कहा जाता है। तो वो वैसे तो मैदान है, पर एक्चुअल में वो फिजियोग्राफिक डिवीजन किसका पार्ट है? ग्रेट इंडियन प्लेट्यू का पार्ट है। तो ऐसे सबसे बड़ा भूभाग, सबसे बड़ा भौतिक विभाजन जो है वो ग्रेट इंडियन प्लेट्यू का है, जिसका ओवरऑल एरिया अगर देखा जाए तो वो लगभग कितना है? लगभग कितना है? 16। आया पॉइंट समझ में? विच इज अराउंड हाफ ऑफ इंडिया। पॉइंट समझ में आया? दैट्स व्हाई इट कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। आ रही है बात समझ में? तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स की, और फिजियोग्राफिक डिविजन्स में इंडिया के टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन होते हैं, और उन 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स को हम कुछ 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। पॉइंट समझ में आ गया होगा? मुझे नहीं लग रहा यहां पर कोई डाउट होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले फिजियोग्राफिक डिवीजन, जिसे हम ग्रेट हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं, या फिर नॉर्दर्न माउंटेन्स के नाम से जानते हैं, या फिर क्राउन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर? तो यहां पर देखिए मैंने 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स आप लोगों को बता दिए हैं कि हिमालयाज होते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, मैप जो है वो आपको विजुअलाइज हो रहा होगा, पिक्सल फट रहे हैं, पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंडिया में कौन कौन से फिजियोग्राफिक डिविजन्स कहां कहां पर प्रेजेंट हैं मैप की मदद से। अब हम सबसे पहले फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात करते हैं, दैट इज हिमालय। प्लीज ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन है हिमालय। बच्चों सबसे पहले तो ये नाम जो है, नेम, वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हिम और आलय। हिम का मतलब होता है स्नो और आलय का मतलब होता है होम। तो हिंदी में हम हिमालय को कहते हैं बर्फ, बर्फ का घर, या फिर होम ऑफ स्नो। आया पॉइंट समझ में? तो हिमालय क्या है? होम ऑफ स्नो है। पॉइंट समझ में आ रहा है? और ये इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन भी है। अब आप ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान भाषा में आप लोगों को मैं हिमालय समझाऊंगा। सबसे पहली चीज, हिमालय मीनिंग होम ऑफ स्नो। पॉइंट समझ में आया? फॉर्म्ड ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन प्लेट्स। ये दूसरा पॉइंट है। मतलब क्या है? अगर हम बात करते हैं हम इंडिया की, ये इंडिया जो है वो मूव कर रहा था इनिशियल टाइम पीरियड में, जब ये क्लासेस बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं, जब हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट और इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट समझा था। फिजिकल जियोग्राफी के पार्ट्स में हो सकता है शायद वो तीसरा चौथा लेक्चर होगा या 5वां लेक्चर होगा, वहां कहीं हम लोगों ने इस चीज का डिस्कशन किया था कि इंडिया या डिफरेंट जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो जब इंडिया मूव कर रहा था इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये जाके टकराया कौन से कॉन्टिनेंट से? एशिया। और जैसे ही एशियन कॉन्टिनेंट से इंडिया या फिर कह सकते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का कॉलिजन हुआ, तो यहां पर जो भी पर्टिकुलर लैंड पार्ट्स थे उनकी फोल्डिंग हो गई इस प्रकार से। और ये जो पर्टिकुलर फोल्डिंग हुई, फोल्डिंग
ऑफ सीबेड प्लस कॉन्टिनेंट्स, इसके फोल्डिंग के कारण ही फॉर्म हुए क्या, हिमालयास। आया पॉइंट समझ में? किसके कारण? फोल्डिंग के कारण। पॉइंट समझ में आ गया? इस वजह से इसका नेचर कैसा है? दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब यंग वर्ड क्यों बोला? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फोल्डिंग है, ये जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स है वो क्या हो रही है? स्टिल गोइंग ऑन। अब अगर प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स अभी भी हो रहा है तो गारंटेड है फोल्डिंग जो है वो अभी भी हो रही होगी, तो गारंटेड है इसकी हाइट जो है वो अभी भी बढ़ रही होगी। तो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर नेचर दे आर कंसिडर्ड एज यंग फोल्ड माउंटेन्स। पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर? दैट्स इट। नेक्स्ट, लोकेशन। ध्यान से देखिएगा, नॉर्दर्न बॉर्डर। क्लियर? या फिर हम ऐसा कह सकते हैं बिटवीन इंडस गॉर्ज एंड ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज। आया पॉइंट समझ में? क्लैरिफाई हो रहा है? एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें, एल्टीट्यूड की बात करें तो एवरेज 6,500 मीटर्स। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो ट्रांस, ग्रेट और पूर्वांचल। अगर वेस्ट से ईस्ट में जाया जाए। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। इवन बड़ी से बड़ी किताब में भी ये डिवीजन जो है इसके बाद डायरेक्टली ग्रेट हिमालयाज के पार्ट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ टू, ये देखो नॉर्थ टू साउथ, यहीं पर ध्यान देना तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो सबसे पहले आता है ग्रेट, फिर मिडिल और फिर शिवालिक्स। आया पॉइंट समझ में? तो नॉर्थ टू साउथ डिवीजन की अगर हम बात करें तो ये होता है, वेस्ट टू ईस्ट की डिवीजन की बात करें तो ये होता है। क्लैरिफाई हो रहा है? इसके अलावा एक और डिवीजन है जिसे रीजनल कहा जाता है। अब ये जो रीजनल डिवीजन है उसको भी अगेन कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो क्या क्या है आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहला वेस्टर्न या फिर कश्मीर, दूसरा कुमाऊन, तीसरा नेपाल और चौथा ईस्टर्न या फिर असम। आया पॉइंट समझ में? तो ये है इसका रीजनल डिवीजन। क्लैरिफाई हो रहा है? अब अगर मैं बात करूं इसके लेंथ की, एक ही जगह पर मैं सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। अगर इसकी बात करता हूं लेंथ की, मैप पे भी हम लोग समझेंगे पर यहीं पर देख लेते हैं लेंथ की। तो ये है इंडस गॉर्ज, ये है ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज। तो यहां से यहां तक जो इसकी लेंथ है वो है अराउंड 2600 किलोमीटर्स। क्लियर? और अगर विड्थ की बात की जाए तो यहां पर इसकी विड्थ जो है वो है अराउंड 160 किलोमीटर और यहां पर इसकी विड्थ जो है वो है सॉरी यहां पर
इसकी विड्थ अराउंड 200 किलोमीटर्स है और यहां पर इसकी विड्थ अराउंड 80 किलोमीटर्स है। मतलब इन द वेस्टर्न पार्ट्स दे आर वाइडर और ईस्टर्न पार्ट्स दे आर थिनर। ये एवरेज है, वैसे तो कहीं कहीं कुछ किताबों में 400 किलोमीटर्स तक भी देखने को मिलती है और वास्तविकता में जो हमारे कश्मीर वाला रीजन है जिसे हम ट्रांस हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं, वहां पर इसकी विड्थ अराउंड इतनी है भी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये वाइडर है, यहां पर ये थिनर है और टोटल इसकी जो लेंथ है वो लगभग 2600 किलोमीटर के आसपास देखी जाती है, जो इंडस गॉर्ज से लेके ब्रह्मपुत्र गॉर्ज के बीच में प्रेजेंट है। आई बात समझ में? फिर बात करते हैं हम इसके शेप की। तो इसका शेप कैसा है, ये देखिए, क्रीसेंट शेप। कैसा शेप है? क्रीसेंट शेप। पॉइंट समझ में आ गया? तो शेप क्रीसेंट शेप, लेंथ लगभग 2600 किलोमीटर, हाइट लगभग 6500 मीटर, विड्थ जो है वो 400 से 80 किलोमीटर या 200-250 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में रेंज करती है। आ रही है बात समझ में? अगर डिविजन्स की बात की जाए तो नॉर्थ टू साउथ अगर देखें तो ग्रेटर हिमालयास, मिडिल हिमालयास और शिवालिक के नाम से जाना जाता है। अगर वेस्ट टू ईस्ट की बात करेंगे तो ट्रांस हिमालयास, ग्रेट हिमालयास और पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। आ रही है बात समझ में? अब फॉर्मेशन की बात कर लीजिए तो दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ टेथिस बेड, पहला पॉइंट। दूसरा कॉन्टिनेंटल रॉक्स, जिसमें इंडियन कॉन्टिनेंटल रॉक्स भी आती हैं और यूरेशियन कॉन्टिनेंटल रॉक्स का भी पार्टिसिपेशन रहता है। आ रही है बात समझ में? क्लियर? फिर उसके बाद अगर रॉक्स की बात की जाए तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ रॉक्स जो है वो इनमें प्रेजेंट होती है। आ रही है बात समझ में? दैट्स इट। ये है हमारे हिमालयाज। क्लियर? चलिए फिर से हम समझते हैं। देखिए, ओरिजिन ऑफ हिमालयास तो लगभग मिलियंस ऑफ ईयर अगो इनका फॉर्मेशन हुआ है। इनका फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक कोलिजन्स और जियोसिंक्लाइन एक्टिविटी। ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज हैं ये आज भी होती नजर आ रही है। दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज यंग फोल्ड माउंटेन्स। आया पॉइंट समझ में? अब हम बात करते हैं हिमालयाज। हिमालयाज क्या है? दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म्ड ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स एंड यूरेशियन प्लेट। बच्चों जो भी हम लोगों ने समझा है ध्यान से आप देखिएगा। ये तिब्बतियन प्लेट्यू को सेपरेट करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और लगभग क्लाइमेट बैरियर की तरह भी ये कार्य करता है। इससे बहुत सारी रिवर्स का जन्म होता है जैसे गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर? अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये है हमारे हिमालयाज। हमारे हिमालयाज की जो लोकेशन आप लोगों ने अभी समझी उसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से इंडस फ्लो होती है और यहीं से ब्रह्मपुत्र आती है। तो इंडस और ब्रह्मपुत्र के बीच में लगभग 2600 किलोमीटर वाला जो एरिया है या लेंथ वाला जो पार्ट है उसी को हम हिमालय नाम दे रहे हैं। कैसा है ये? क्रीसेंट शेप है। कैसा है? क्रीसेंट शेप है। यहां पर विड्थ जो है वो ज्यादा है और यहां पर विड्थ जो है वो कम है। पॉइंट समझ में आ गया? क्लैरिफाई हो रहा है? एवरेज 250 है और यहां पर एवरेज 80 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। अगर इसके पार्ट्स की बात की जाए तो ये वाला जो पार्ट है इसे हम ट्रांस, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं ग्रेट और इस पार्ट को हम कहते हैं पूर्वांचल। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लैरिफाई हो रहा है? इसी पर्टिकुलर माउंटेन रेंज का सबसे हाईएस्ट बिंदु जो है वो नेपाल में सिचुएटेड है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्लियर? आ रही है बात समझ में यहां तक? ठीक है, तो ये हैं बच्चों हमारे हिमालय, जिसका शेप जो है वो जिसका शेप जो है वो कैसा है? क्रीसेंट शेप। शेप जो है वो क्या है? क्रीसेंट शेप। नेचर कैसा है इसका? नेचर यंग फोल्ड माउंटेन। आया पॉइंट समझ में? कहां से कहां के बीच में प्रेजेंट है? इंडस गॉर्ज और यहां पर
ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज। आया पॉइंट समझ में? इंडस गॉर्ज और ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज के बीच में प्रेजेंट है। क्लैरिफाई हो गया? आई बात समझ में? हो सकता है आपके दिमाग में एक और डाउट आ जाए कि सर फिर एक और पॉइंट आपके दिमाग में आ सकता है कि हो सकता है कि नामचा बारवा शायद आपने सुना हो, नांगा पर्वत और नामचा बारवा आपने सुना हो। तो यहां पर जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है नामचा बारवा, और यहां पर जो पॉइंट है उसका नाम है, जो भी माउंटेन रीजन है उसका नाम है नांगा। तो नांगा पर्वत से नामचा बारवा के बीच में भी जो माउंटेन रीजन्स प्रेजेंट है उसको हम ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं या हिमालय के नाम से जाना जाता है। पॉइंट समझ में आ गया? तो क्वेश्चन यहीं से उठते हैं बेटा कि शेप कैसा है, क्वेश्चन उठेगा उसकी लेंथ कैसी है, क्वेश्चन उठ सकता है कि उसके लैटिट्यूडनल डिवीजन कौन कौन से हैं, क्वेश्चन उठ सकता है कि उसके लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स के बारे में बता दीजिए, या फिर सबसे कंटिन्यूअस पार्ट कौन सा है, या फिर इसका नेचर क्या है, या फिर इसको अदर नेम्स किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हिमालय की जब हम बात कर रहे हैं तो हिमालय को हम एक और नाम दे रहे हैं, दैट इज होम ऑफ, या फिर एडोब ऑफ स्नो। आया पॉइंट समझ में? दैट्स इट। ये थे बच्चों हमारे हिमालयाज। क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखो हिमालय की अगर बात की जाए तो उसको कैसे डिवाइड किया जाता है। हिमालयाज जो है उसे ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक्स। क्लियर? यही आपको हर जगह देखने को मिलेगा, पर यह मैंने यहां पर इसलिए पुट किया है ताकि आप समझ पाएं, हमेशा बुक्स में आपको यही देखने को मिलेगा। पर आप लोगों को क्या याद रखना है, इस पर्टिकुलर डिविजन्स को दो पार्ट में कैटेगराइज कर लीजिए। देखिए, एक हो गया लैटिट्यूडनल और एक लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल को फर्दर दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। लैटिट्यूडनल एक ही रहेगा, दैट इज ग्रेटर, दूसरा मिडिल, एंड द लास्ट वन इज लोअर या फिर फुटहिल्स। लॉन्गिट्यूडनल की अगर बात की जाए तो ट्रांस, ग्रेट, पूर्वांचल, या फिर कश्मीर, कुमाऊन, नेपाल एंड असम। आया पॉइंट समझ में? तो ये है हमारा डिविजन्स ऑफ हिमालय या फिर पार्ट्स ऑफ हिमालय, या फिर हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ हिमालय। हिमालयाज के डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट सेक्शंस जो हैं उन्हें इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। अब एक एक करके देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ट्रांस हिमालयाज क्या है? ट्रांस हिमालय। जब हम बात करते हैं बच्चों ट्रांस हिमालयाज की, तो बेसिकली ट्रांस हिमालयाज वो पार्ट है जिसका फॉर्मेशन 33C के बेड के फोल्डिंग के कारण हुआ है। वैसे तो ट्रांस हिमालयाज को तिब्बतियन हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है और इसे नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ये इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट या नॉर्थ वेस्टर्न सेक्शन में प्रेजेंट होता है। आ रही है बात समझ में? क्लैरिफाई हो रहा है? अब आप ध्यान से देखिएगा, ट्रांस हिमालयाज की मैं बात कर रहा हूं। जब हम बात करते हैं थोड़ा इंडिया का लगभग यहां से बनाते हैं मैप, तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। ये है
काराकोरम, लद्दाख, या फिर हम मान लेते हैं ये है लद्दाख, तो फिर ये जस्कर, और यही एक्सटेंशन जो तिब्बतियन रीजन में है उसे हम कैलाश के नाम से जानते हैं। तो इसका सबसे ऊपरी हिस्सा, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज कारा कोरम, ये वाला रीजन लद्दाख, ये वाला पार्ट कैलाश, एंड दिस वन इज जस्कर। आया पॉइंट समझ में? पॉइंट समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट, ओरिजिन फॉर्म्ड ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ टेथिस सी। ध्यान से देखिएगा बेटा, समझ में आएगा। ये हमारा टेथिस सी है और ये है एशियन प्लेट, और ये है इंडियन प्लेट। इस दिशा में मूव कर रहा है और ये इस दिशा में मूव कर रहा है, ऐसा मान सकते हैं। ये देखिए ध्यान से, यहां पर ऐसी कुछ फोल्डिंग्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ये देखिए, ड्यू टू कंप्रेशंस, ये देखिए, ये फोल्डिंग होते होते यहां पर एक एलिवेशन बनता चला जाएगा, उसी पर्टिकुलर पार्ट को ट्रांस हिमालय नाम दिया गया। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो पर्टिकुलर ओशन था जिसका नाम है टेथिस सी, तो गारंटेड है टेथिस सी के नाम से ही इसको नाम दिया गया, दैट इज ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो है बच्चों वो पड़ा ड्यू टू टेथिस सी। अब इसका कुछ पार्ट है जो कैलाश पर्वत वाला रीजन है, वो कहां पर है? तिब्बत रीजन में लाया करता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज तिब्बतियन हिमालय। पॉइंट समझ में आ रहा है? पर इंडिया के ये कौन से रीजन में है? नॉर्थ वेस्ट। आया पॉइंट समझ में? दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कंसिडर्ड नॉर्थ वेस्ट हिमालयास। पॉइंट समझ में आ रहा है? दैट्स इट। अब आगे ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इसकी लेंथ की, ये यहां से यहां तक इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो ये होता है लगभग 1000 किलोमीटर। कितनी है इसकी लेंथ? ऑन एन एवरेज 1000 किलोमीटर। और अगर इसकी विड्थ की बात करें तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि यहां पर ये कंपैरेटिवली ज्यादा वाइडर होता है, दैट्स व्हाई इट्स विड्थ इज अराउंड 400 किलोमीटर। आ रही है बात समझ में? पर अगर मैं एल्टीट्यूड की बात करूं तो एल्टीट्यूड जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। एल्टीट्यूड एवरेज थोड़ी सी कम हो जाती है, वो आ जाती है लगभग किलोमीटर्स तक। अगर हम हिमालयाज की एवरेज एल्टीट्यूड्स की बात करते हैं, ग्रेटर सेक्शन की एल्टीट्यूड की बात करते हैं, तो वो लगभग 6500 किलोमीटर का होता है, पर यहां पर लगभग 4500 किलोमीटर पर ही रह जाती है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये है हमारा ट्रांस हिमालय। अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, और इसका वो सेक्शन जो कैलाश, वो सेक्शन जो तिब्बतियन रीजन में है उसका नाम है कैलाश पर्वत, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज। आया पॉइंट समझ में? विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज का एक्सटेंशन ही इसे माना जाता है। पॉइंट समझ में आ गया? दैट्स इट। क्लियर? आ रही है बात यहां तक समझ में? ठीक है, चलिए अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ट्रांस हिमालय जो है इज
oldest among all हिमालय। ये भी याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमालयाज के जितने भी डिविजन्स हैं उन डिविजन्स में सबसे पुराना हिस्सा यही है। क्लैरिफाई हो रहा है? अब इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो किसके कारण हुआ? देखो 33C के बेड के फोल्डिंग के कारण हुआ। तो 33C के बेड पर पाए जाने वाले फॉसिल्स जो है वो भी यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। दैट्स व्हाई ट्रांस हिमालय इज ऑल्सो रिच in fossils. That's it बच्चों। क्लियर? आप लोगों के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारा सेक्शन। ये जो पर्टिकुलर रीजंस है ये आप याद रखिएगा, इतना ही फैक्चुअल पॉइंट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और एस्पेक्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक है। देखो काराकोरम रेंज में एक पीक है जिसका नाम है K2, दैट इज Godwin Austen, which is highest peak of India. क्लियर? जिसकी हाइट 8611 मीटर है। आया पॉइंट समझ में? तो काराकोरम जो है वो हाईएस्ट पीक है, और काराकोरम की हाईएस्ट पीक जो है वो K2 है जिसका नाम गॉडविन ऑस्टिन है, जो POK रीजन में लाए करती है। पर POK वगैरह कुछ नहीं होता, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, आ रही है बात समझ में यहां तक? दूसरा, लद्दाख रेंज जो है उसकी हाईएस्ट पीक है राकापोशी। लद्दाख की हाईएस्ट पीक है राकापोशी। राकापोशी आप लोगों को इसलिए याद रखना है क्योंकि वो इंडिया की स्टीप मोस्ट पीक है, वर्ल्ड की भी स्टीप मोस्ट पीक है राकापोशी, जो लद्दाख रेंज में सिचुएटेड है। तो काराकोरम की हाईएस्ट पीक है K2 और लद्दाख की हाईएस्ट पीक है राकापोशी। पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर? दैट्स इट, ये आप लोगों को याद रखना है। तो दैट्स ऑल अबाउट ट्रांस हिमालयस। अब अपन देख लेते हैं थ्योरी हमें क्या बता रही है। लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज हाइट जो है वो लगभग 3000 या 4000 मीटर के आसपास देखने को मिलती है। रेंजेस जो है वो काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके अलावा जो एक और पार्ट है दैट इज कैलाश पर्वत। आया पॉइंट समझ में? कैलाश पर्वत, और इसका जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है K2। क्लियर? देखो लद्दाख is the extension of Karakoram range, extend from Shok river in the Indo-Tibetan border, और Indo-Tibetan border में उसे कैलाश के नाम से जाना जाता है। जस्कर जो है वो पैरेलल टू हिमालय होती है और इसकी हाईएस्ट पीक कामेट है, ये भी याद रखिएगा। कुछ किताब में नागा पर्वत भी देखने को मिलती है पर कामेट इज द राइट आंसर। काराकोरम जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है जिसकी हाईएस्ट पीक K2 है, जो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक भी है, और इसके पास बहुत सारे बड़े ग्लेशियर्स भी है, सियाचिन जैसे बड़े ग्लेशियर्स जो लगभग 70-75 किलोमीटर के विड्थ में फैले हुए हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? दैट्स इट। नेक्स्ट आते हैं हम ग्रेट हिमालयास में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ग्रेट हिमालयास पे। अब बच्चों ग्रेट हिमालयास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस बिहाफ से है? क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स भी हमें देखने पड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रेट हिमालय। इसे सेंट्रल हिमालय भी कहा जाता है बेटा, क्योंकि ये इंडस और ब्रह्मपुत्र के बीच में प्रेजेंट है। इंडस और ब्रह्मपुत्र। वैसे तो ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग दिहांग भी याद रख सकते हैं, और आपको रखना भी है क्योंकि कई बार दिहांग वर्ड जो है वो यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ ब्रह्मपुत्र। अब आप ध्यान दीजिएगा, इंडस गॉर्ज से ब्रह्मपुत्र गॉर्ज के बीच में
बीच में क्रीसेंट शेप्ड प्रेजेंट जो है उसी को नाम दिया जाता है ग्रेट हिमालयाज या सेंट्रल हिमालयाज। पॉइंट समझ में आया। दूसरा, यही पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा यंग और फोल्ड है। क्लियर। ये लगभग 2600 या फिर 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। इट इज मोस्ट कंटिन्यूअस पार्ट, इट इज हाईएस्ट अमंग ऑल, ये भी हमें याद रखना है। पॉइंट समझ में आ रहा है। क्लियर। अब फर्दर इसे बहुत सारे पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है, पर इसी के साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि ये नांगा पर्वत से नामचा बारवा के बीच में प्रेजेंट है। आ रही है बात समझ में। नागा पर्वत से नामचा बारवा के बीच में प्रेजेंट है। क्लैरिफाई हो गया। ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को याद रखना है। क्लियर। डन। अब फर्दर इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। पार्ट्स, तो पार्ट्स में इट कैटेगराइज्ड अंडर ग्रेटर, जिसे इनर पार्ट भी कहा जाता है। दूसरा आता है मिडिल, जिसे हिमाचल भी कहा जाता है या फिर लेसर भी कहा जाता है। तीसरा आउटर, जिसे शिवालिक भी कहा जाता है या फिर हिल्स भी कहा जाता है। अब जो ग्रेटर और इनर पार्ट है ना बच्चों, सबसे ज्यादा स्नो डिपोजिशन जो है वो हमें इन्हीं हिस्सों पर देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज हिमाद्री। क्लैरिफाई हुआ। हिमाद्री। आई बात समझ में। अब अंतर क्या है तीनों में? थोड़ी थोड़ी सी ही चीज है जो आप लोगों को याद रखनी है। अगर हम बात करते हैं इसकी, चलिए अपन एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। ग्रेटर, फिर लेसर और आउटर। ग्रेटर जो है इज ऑल्सो नोन एज इनर, लेसर जो है इज ऑल्सो नोन एज मिडिल, और आउटर इज ऑल्सो नोन एज फुटहिल्स। ग्रेटर को ही हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं लेसर की, तो इसे हिमाचल के भी नाम से जाना जाता है, और बात करते हैं आउटर की, शिवालिक्स के नाम से जाना जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये हाईएस्ट है, ये मिडिल है और ये लोवेस्ट है। पर अगर हाईएस्ट है तो इसका एवरेज एल्टीट्यूड कितना है? 6100 मीटर्स। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब जो मिडिल है उसका एवरेज एल्टीट्यूड जो है वो कितना है? तो लगभग 4 से 5000 मीटर्स। और जो लोअर मोस्ट पार्ट है उसका एवरेज एल्टीट्यूड कितना है? अराउंड 2500 मीटर्स के आसपास या फिर 2.5 किलोमीटर्स के आसपास का। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये जो है वो मोस्ट कंटिन्यूअस है, पर ये कंपैरेटिवली इरोडेड है। इरोडेड होने के कारण इसके कुछ पार्ट्स हैं। अब वो कौन कौन से पार्ट हैं ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन यहां से बनता है। तो मिडिल हिमालय, जिसे हम हिमाचल हिमालयाज के नाम से जानते हैं, वो फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू पीरपंजल, धौलाधार और
नाग, तिब्बा, महा भारता, और एक और रह गया, दैट इज मसूरी। क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा है? अब ये जो है छोटी छोटी रेंजेस हैं, पर ये और फर्दर इरोड हो जाता है इनटू हिल्स। पॉइंट समझ में आया? जैसे जम्मू हिल्स, बात समझ में आ रही है? जैसे जम्मू हिल्स, या फिर मिरी, या फिर मिकिर, या फिर अबोर, ऐसे कुछ पर्टिकुलर हिल्स में इसे फर्दर डिवाइड किया जाता है। बात समझने की कोशिश करना। अगर एज के हिसाब से बात की जाए, एज के बारे में अगर बात की जाए, तो ग्रेटर हिमालयाज जो है वो ओल्डेस्ट है, पर उसके लिए हमें एक नाम याद रखना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है कि किस पर्टिकुलर एरा में ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो ग्रेटर हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन हुआ है ड्यूरिंग इयोसिन एरा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ड्यूरिंग इयोसिन एरा, जो लगभग आज से लगभग हम बात करते हैं 60 या 65 ईयर्स जो है, वो 65 मिलियन ईयर्स जो हैं, 65 मिलियन ईयर अगो। अब इसकी अगर हम बात करते हैं लेसर हिमालयाज की, तो लेसर हिमालयाज जो है वो आए हैं मायोसिन एराज, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो देखने को मिलता है लगभग 14 मिलियन ईयर अगो का। कितना? लगभग 45 मिलियन ईयर अगो का। और अगर हम बात करते हैं आउटर पार्ट्स की, जिसे हम कहते हैं पैलियोसिन एरा, जो 1.4 मिलियन ईयर अगो ही फॉर्म्ड हुए हैं। पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, ये कुछ चीजें आप लोगों को इन हिमालयाज के बारे में याद रखनी है कि ग्रेटर हिमालयाज जो है वो मोस्ट कंटिन्यूअस है, वो उसकी एवरेज एल्टीट्यूड जो है वो कहां है। लेसर हिमालयाज जो है वो कंपैरेटिवली थोड़े से डिसकंटिन्यूअस है, और उसी के साथ साथ उसके मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो आउटर हिमालयाज जो है वो और ज्यादा डिसकंटिन्यूअस है, और वो हिल्स में बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। अब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें पाई जाने वाली जो रॉक्स हैं, रॉक्स वो हैं इग्नियस। इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें पाई जाने वाली रॉक्स सेडिमेंट्री, और यहां पर पाई जाने वाली जो रॉक्स हैं वो, इसमें जो पाई जाने वाली रॉक्स हैं वो है मेटामॉर्फिक। कौन सी? मेटामॉर्फिक। और यहां पर मिलती हैं हमें सेडिमेंट्री रॉक्स। आ रहा है पॉइंट समझ में? ये है। तो ये देखिए ग्रेटर हिमालयाज क्या है। ग्रेटर हिमालय मोस्ट कंटिन्यूअस, एवरेज एल्टीट्यूड 6100 मीटर, कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, या फिर जिसे हम इग्नियस रॉक भी कहते हैं। क्लियर? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स ये प्रेजेंट है। स्टीप नॉर्दर्न स्लोप्स एंड जेंटल सदर्न स्लोप। जो नॉर्दर्न स्लोप है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, और ईस्टर्न स्लोप्स जो है वो, फिर इसके बाद लेसर हिमालयाज जो है वो हिमाचल और मिडिल हिमालयाज के नाम से जाने जाते हैं। अब वो देख लेते हैं उसके बारे में थ्योरी क्या कह रही है। ये देखिए, लेसर हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज, जिन्हें हम हिमाचल हिमालयाज के नाम से भी जान रहे हैं, उसकी जो एल्टीट्यूड है वो इतना है। विड्थ जो है वो लगभग यहां पर है, जिसे पीरपंजल, धौलाधार, महाभारता, और इसके अलावा नाग, तिब्बा, मसूरी रेंजेस के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुछ फेमस हिल स्टेशंस हैं, जैसे शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, और ये करेवास के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसमें एक वैली है जिसका नाम है काश्मीर वैली। क्या नाम है? काश्मीर वैली। और काश्मीर वैली में प्रेजेंट जो सेडिमेंट्स होते हैं, उन पर्टिकुलर
फर्टाइल सेडिमेंटल प्लेन्स जिसे फ्लूवियल डिपॉजिट्स भी कहा जाता है, वो है करेवास, विच इज वेरी मच फेमस फॉर सैफरन कल्टीवेशन। सैफरन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। देखो, कश्मीर वैली लाइज बिटवीन पीरपंजल एंड जास्कर रेंज। पीरपंजल किसका हिस्सा हो गया, देख लीजिए, हिमाचल, और जास्कर जो है वो ट्रांस हिमालय वाला सेक्शन है। तो ये है हिमाचल हिमालयास। उसकी बात करते हैं शिवालिक। शिवालिक जो है वो सदर्न मोस्ट रेंज है, लो एल्टीट्यूड या फुट हिल्स पर प्रेजेंट होता है, जिसके फीचर्स जो है वहां पर बहुत सारे दून्स और द्वार्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ये अपन कह सकते हैं। और ये मोस्टली बना हुआ है किसका, सेडिमेंट्री रॉक्स का बना हुआ है, और उन्हीं सेडिमेंट्स के कारण इसे फुटहिल्स भी नाम दिया जाता है। क्लियर। अगर हम बात करते हैं चुरिया, जो नेपाल रीजन्स में लाया करती है, वो इसी का पार्ट है। जैसे अपन ने कहा था जम्मू वाला जो सेक्शन है वहां पर जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है। अगर ईस्टर्न पार्ट में आ जाए तो अबोर मिकिर जो है वो इसी शिवालिक्स के ही टूटे हुए हिस्से हम कंसिडर करते हैं। पॉइंट समझ में आ गया। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर, जो है हमारा ईस्टर्न हिमालयास। जो है ईस्टर्न हिमालय, जिसे पूर्वांचल हिमालयास के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, पूर्वांचल हिमालयास जो है वो इंडिया में कहां पर प्रेजेंट है, ईस्ट में। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज ईस्टर्न हिमालयास। आ रही है बात समझ में। ईस्टर्न हिमालयास जो है वो मोस्टली ये कुछ सेक्शंस जो हैं वो ईस्टर्न हिमालयास का है, जिसमें मोस्टली अगर हम बात करें मेघालयन प्लेट्यू आता है। मेघालयन प्लेट्यू के ऊपर का अरुणाचल प्रदेश और असम वाले रीजन्स में जो भी हिमालयास लाए करते हैं वो आते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे अबोर्स हो गया, मिकिर हो गया, पटकाईबम हो गया, ये जो पर्टिकुलर माउंटेन रेंजेस हैं, ये जो पर्टिकुलर हिल रीजन्स हैं, वो सारे के सारे इसमें ही लाए करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहे हैं, क्लैरिफाई हो रहा है। अब पूर्वांचल जो है वो सबसे पहला कहां पर लोकेटेड है, ईस्ट में, ये बात कर लेते हैं। दूसरा, इट इज एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। पर कौन सा एक्सटेंशन, साउथ एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, के हिमालय इधर से गया और सिंटेक्शल बेंड के कारण, ये देखिए, सिंटेक्शल बेंड के कारण वो शिफ्ट हो गया साउथवर्ड, और उसी सिंटेक्शल बेंड वाले जो रीजन्स पर प्रेजेंट जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उन्हीं को हम ईस्टर्न हिमालयास के नाम से जानते हैं। जैसे ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया मेघालय प्लेट्यू। कौन सा रीजन, मेघालय प्लेट्यू। इसके जस्ट ऊपर वाला रीजन जो है वो है दाफला। क्लियर। ऊपर वाला रीजन दाफला। यहां पर अगर हम पहुंचते हैं तो आ जाते हैं अबोर, ये वाला रीजन मिश्मी। क्लियर। थोड़ा और नीचे आते हैं तो ये आ जाता है पटकाईबम, ये नागा, ये मीजो। आ रही है बात समझ में। फिर जैसे ही थोड़ा सा इधर चलते हैं तो यहां पर आ जाता है अपना त्रिपुरी हिल्स। और आप लोग ये भी याद करिएगा कि नागा वाला जो रीजन है, नागा हिल्स जो है, नागालैंड वाले रीजन्स, वहां पर एक माउंटेन है ब्लू माउंटेन। एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको ये पॉइंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो पूर्वांचल इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय। पूर्वांचल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज साउदर्न एक्सटेंशन ऑफ हिमालय फ्रॉम द सिंटेक्शल बेंड, या फिर हम कह सकते हैं कि नागा पर्वत से जो दक्षिण दिशा पर एक्सटेंशन देखने को मिलता है उसी को पूर्वांचल कहा जाता है। पूर्वांचल जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी हिल्स में डिवाइडेड है। पॉइंट समझ में आ गया। दैट्स इट। क्लियर। अब फैक्ट की अगर हम बात कर लें तो कुछ बार एग्जाम्स में ये जो मेघालय प्लेट्यू है इसके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो मेघालय प्लेट्यू जो है वो बेसिकली
डिवाइडेड इनटू गारो, खासी, जैंतिया। आई बात समझ में? और खासी जो है उसकी हाईएस्ट पीक जो है शिलोंग पीक, हाईएस्ट पीक जो है शिलोंग पीक, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मेघालय प्लेट्यू। पर एग्जाम में एक और वर्ड बहुत बार देखने को मिला है, दैट इज, आप में से बहुत सारे बच्चों को यह वर्ड आता भी होगा, नॉक्रिक। नॉक्रिक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ गारो। गारो हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो नॉक्रेक है, ना कि पूर्वांचल की सबसे हाईएस्ट पीक है। आ रही है बात समझ में? शिलोंग पीक जो है वो मेघालय की सबसे हाईएस्ट पीक है। अगर ओवरऑल पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक जो है वो है माउंट दाफा। क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ पूर्वांचल, माउंट दाफा। पॉइंट समझ में आ गया? दैट्स इट। ये था पूर्वांचल के बारे में। थ्योरी थोड़ी सी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ईस्टर्न हिमालय, जिसे पूर्वांचल के नाम से भी जाना जाता है, ईस्टर्न हिल्स आर ऑल्सो नोन एज पूर्वांचल, were formed due to syntactial bend near Dihang Gorge. Clear? These hills extended in the Arunachal Pradesh to Mizoram. They formed a border between India and Myanmar. इसके कुछ मेन रेंजेस जो हैं वो पटकाईबम है, नागा है, मणिपुरी है, मिजो है, जिसे लुशाई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी हम लोगों ने मैप में देख लिया। आ रहा है पॉइंट समझ में? बच्चों ये था ओवरऑल हिमालय के बारे में कि वास्तविकता में हिमालय क्या है। पर हम बात करते हैं हिमालय के रीजनल डिवीजन की। क्या? रीजनल डिवीजन की। तो जब हम रीजनल डिवीजन देखते हैं ना बेटा, तो हमें देखने को मिलता है ये वाला डायग्राम, क्योंकि इंडस और सतलज के बीच में जो पार्ट पड़ता है उसी पर्टिकुलर पार्ट को हम कहते हैं पंजाब और कश्मीर हिमालय, या फिर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। जब हम बात करते हैं सतलज और काली रिवर, कौन सी रिवर? काली रिवर और सतलज रिवर, तो उसके बीच में जो सेक्शन पड़ता है उसे हम कुमाऊन हिमालय के नाम से जानते हैं। कुछ बुक्स में यहां पर गहड़वाल नाम भी आपको देखने को मिल सकता है, ड्यू टू अ ट्राइब्स प्रेजेंट इन दीज पर्टिकुलर कुमाऊन ईस्टर्न पार्ट्स। कुमाऊन का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें जो गहड़वाल ट्राइब्स है, उसकी वजह से ये वाला जो सेक्शन है उसे गहड़वाल हिमालयास के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर हम थोड़ा और आगे आते हैं तो हमारे पास आता है सबसे मोस्ट हाईएस्ट एंड कंटिन्यूअस सेक्शन, या फिर स्टीप मोस्ट रीजन, जिसका नाम है नेपाल हिमालय, जो हमारी काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में प्रेजेंट होता है। फिर तिस्ता और ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा नहीं कहेंगे वैसे तो, उसे कहा जाएगा दिहांग। तो दिहांग और तिस्ता रिवर के बीच में जो पार्ट आता है उसे हम ईस्टर्न हिमालय भी कहते हैं, या फिर असम हिमालय के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लैरिफाई हो रहा है या नहीं? तो ये है हमारा रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। आ रही है बात समझ में? अब हम एक एक करके इन पर्टिकुलर सेक्शंस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, पंजाब हिमालयस लोकेटेड बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर, इंडस और सतलज के बीच में प्रेजेंट होने वाला सेक्शन है। इट इंक्लूड्स काराकोरम, पीरपंजल और धौलाधार यहां पर है। ये मोस्टली स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप गॉर्जेस से कैरेक्टराइज्ड होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाला पॉइंट। क्लियर? दैट्स इट। नेक्स्ट, ये देखिए नेपाल, इट्स सिचुएटेड बिटवीन काली एंड तिस्ता। अब ये बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस है और सबसे हाईएस्ट रेंजेस इसी में लाया करती है। दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक जो है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, भी इसी में लाया करता है, जो इंडिया में ना होते हुए नेपाल में सिचुएटेड है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है जो इंडिया में सिचुएटेड है उसका नाम है कंचनजंगा, जो वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक भी मानी जाती है और इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, क्योंकि उसका नाम माउंट
माउंट K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन जो काराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक है और ट्रांस हिमालय की हाईएस्ट पीक है, उसके बाद आता है। पॉइंट समझ में आ गया? ये देखो, इट इज होम फॉर वेरियस पीक्स सच एज माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। यहां पर काठमांडू वैली वगैरह भी लोकेटेड है। असम हिमालय की बात की जाए तो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में यह प्रेजेंट होता है। इसके जो फीचर्स हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा लोअर है क्योंकि इरोजन बहुत ज्यादा है। इसमें कुछ पीक्स हैं, नामचा भारवा जो यहां के सेक्शन की हाईएस्ट मानी जाती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर? फिर आता है कुमाऊन या गहड़वाल। मैंने आप लोगों को बता दिया कि कुमाऊन जो है वो वेस्टर्न सेक्शन कहा जाता है, गहड़वाल जो है वो ईस्टर्न सेक्शन कहा जाता है। ये सिचुएटेड है सतलज और काली रिवर्स के बीच में। कंपैरेटिवली ज्यादा हाइट है पंजाब हिमालय के कंपैरेटिवली अगर बात की जाए। कुछ पीक्स हैं यहां पर जैसे कामेट हो गया, नंदा देवी हो गया। कामेट के बारे में हमने अभी देखा था कि जास्कर रेंज जो है उसकी हाईएस्ट पीक भी मानी जाती है। पॉइंट समझ में आ गया? कुछ हिल स्टेशन है जैसे नैनीताल, अल्मोड़ा, ये कुमाऊन और गहड़वाल हिमालयास के सेक्शन में लाए करती है। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये था हमारा रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस। बच्चों, एक और चीज जो आप लोगों को याद रखनी है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय। क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय। अब अगर हम ओवरऑल बात करते हैं हिमालयास की, तो आप लोगों ने यह समझा कि इंडिया का ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, यहां से लेकर ये जो रीजन है, दिस पार्ट, ये पूरा का पूरा कवर्ड है हिमालय से। और ये जो सेक्शन है वो तिब्बत प्लेट्यू एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया, इन दोनों को सेपरेट करने का भी काम करता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? दूसरा, यहां से आने वाली कुछ कोल्ड विंड्स, ये देखिए इस दिशा से आने वाली कुछ कोल्ड विंड्स को भी ये स्टॉप करता है, जिसकी वजह से इंडिया का क्लाइमेट बेटर हो जाता है। तीसरा, इंडिया में बहुत सारी नदियों को जन्म देता है। क्या करता है? बहुत सारी नदियों को जन्म देता है, जैसे गंगा, इंडस, फिर और भी देख सकते हैं जैसे सतलज हो गया, काली हो गया, तिस्ता हो गया, रामगंगा हो गया, महानंदा हो गया। ये जो पर्टिकुलर सारी रिवर्स है, ब्रह्मपुत्र हो गया, दिहांग हो गया, उनके कारण यहां पर फर्टाइल प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, ये सोर्स होता है फॉर वेरियस रिवर्स, जिससे फ्रेश वाटर मिलता है, जो सिविलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। आ रही है बात समझ में? फिर नीचे से जाने वाला मॉनसून जो साउथ वेस्ट मॉनसून होता है, उस पर्टिकुलर साउथ वेस्ट मॉनसून की अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच को ये रोकता है, जिसके कारण पूरे के पूरे इंडिया में अच्छी खासी बारिश होती है। आ रही है बात समझ में? अगर सिक्योरिटी की बात करें तो यहां से तिब्बतियन रीजन या चाइना रीजन या रेस्ट ऑफ द एशिया रीजन से जो भी इन्वेजन होता है उसको ये रोकने का काम करता है। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन द रेस्ट ऑफ द एशिया एंड इंडिया, जिसकी वजह से हमें एक सिक्योरिटी भी प्रदान होती है। तो ये है हिमालयास के इंपॉर्टेंस। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो इसको सबसे पहला नेचुरल बॉर्डर की तरह से करेक्ट किया जा सकता है। दूसरा, क्लाइमेट। तीसरा, protect us from cold wind. Next, it provide fresh. Next, it form plains, fertile plains. Point समझ में आ रहा है? It also cause rainfall. आ रही है बात समझ में? तो ये ऐसे बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंसेस हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं। इट इज एक और जो बहुत अच्छा क्लिक हुआ, मुझे लगता है बताना चाहिए, दैट इज
सोर्स ऑफ मिनरल्स, बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स वगैरह जो है वो हमें हिमालय से मिलते हैं। इसके अलावा इट इज सोर्स फॉर जियो थर्मल एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रो पोटेंशियल एनर्जी। आया पॉइंट समझ में? तो ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं वो भी यहां पर प्रेजेंट हैं, जिसकी मदद से हम मतलब जो हमारे लिए एक बेनिफिशियल पार्ट है, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझा जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लैरिफाई हुआ? ठीक है, तो ये था हमारा इंडिया का पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन। अब हम दूसरे फिजियोग्राफिक डिवीजन पे चलते हैं, जो है नॉर्दर्न प्लेन्स। पॉइंट समझ में आ रहा है? नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, हमारा सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीजन, जिसका नाम है नॉर्दर्न प्लेन्स, इसी को इंडो गैंजेस प्लेन्स भी कहते हैं, या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये इंडिया का मोस्ट फर्टाइल या फिर मोस्ट पॉपुलस प्लेन भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा फर्टिलिटी और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एज वेल एज पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर और इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी सबसे ज्यादा यहीं पर प्रेजेंट है। इस वजह से ये इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। आ रही है बात समझ में? अब इसका जो फॉर्मेशन है वो इंडिया की मोस्ट पेरिनियल रिवर्स या फिर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंटल रिवर्स के द्वारा फॉर्म्ड होता है, जिसमें इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र एक्टिवली रोल प्ले करती है। पर अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो इंडस और गंगा जो है उसके द्वारा इन पर्टिकुलर प्लेन्स का सबसे मेजर हिस्सा फॉर्म्ड होता है, अगर हम ओवरऑल इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें। पर इंडिया में सबसे बड़ा सेक्शन जो है वो गंगा के द्वारा फॉर्म किया जाता है। पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर? दैट्स इट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंडो गैंजेटिक या फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, formed due to the alluvial deposits by Indus, Ganga and ब्रह्मपुत्र। क्लियर? ये वन ऑफ द 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में से एक है और ये वन ऑफ द यंगेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट भी मानी जाती है। क्लियर? ये लार्जेस्ट एलुवियल प्लेन है वर्ल्ड का, या फिर लार्जेस्ट फर्टाइल प्लेन्स भी वर्ल्ड का कंसिडर किया जाता है। पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर? देखिए, अगर डायग्रामेटिकली देखने की कोशिश की जाए तो राजस्थान वाला रीजन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम वाले पार्ट में ये एक्सटेंड करता है, जिसमें अगर हम यहां की बात करें तो ये है इंडस के प्लेन, जिसमें इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज जो है वो मेनली इन पर्टिकुलर पार्ट्स को ड्रेन आउट करती है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में हमारे पास एक दूसरी नदी आ जाती है जिसका नाम है ये गंगा। गंगा के साथ साथ यहां पर एक और नदी आ जाती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास रामगंगा, फिर आ जाती है घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, फिर यहां पर आ जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। आ रही है बात समझ में? तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये फॉर्म्ड होता है ड्यू टू गंगा। इस वजह से हम कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर नॉर्दर्न प्लेन्स का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो गंगा नदी के द्वारा ड्रेन आउट किया जाता है। पॉइंट समझ में आ गया? अब ओवरऑल अगर इसकी भी मैं बात करूं फॉर्मेशन की, देखिएगा ध्यान से, यहीं पर सिंपली फॉर्मेशन, तो ये फॉर्म्ड हुआ ड्यू टू डिपॉजिट्स ऑफ
एलुवियल बोरोड बाय रिवर्स। आ रही बात समझ में? कहां पर? जियोसिनक्लाइन रीजन में। जियोसिनक्लाइन का मतलब क्या होता है बेटा? ये जो एलिवेटेड रीजन्स हैं इनके बीच में ये जो डिप्रेशन एरिया होता है, इस डिप्रेशन एरियाज में जो डिपोजिशन होता है उसी पर्टिकुलर डिपोजिशंस को कहा जाता है जियोसिनक्लाइन रीजन्स में होने वाला डिपोजिशन, जिसके कारण प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक तरफ तो हम कंसिडर कर सकते हैं, ये देखो हिमालय, और एक तरफ कंसिडर कर सकते हैं प्लेट्यू। कौन से? ग्रेट इंडियन प्लेट्यू, जिसे हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। और ये जो बीच में आप पार्ट देख रहे हैं ये है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। ये देखो हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन्स और डेक्कन प्लेट्यू या ग्रेट इंडियन प्लेट्यू। पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर? तो ये जियोसिनक्लाइन में प्रेजेंट है और एलुवियल डिपॉजिट्स के कारण इसका फॉर्मेशन हुआ है। अब अगेन इसकी भी लेंथ अगर देखी जाए, यूं अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो वो लगभग उतनी है जितनी हिमालयास की है, लगभग 2600 किलोमीटर। अगर इसकी विड्थ देखी जाए तो यहां पर इसकी विड्थ कंपैरेटिवली ज्यादा है, यहां पर इसकी विड्थ कम है। जैसा सेम हिमालयाज में था कि इन द वेस्ट दीज आर वाइडर, इन द ईस्ट दे आर कंपैरेटिवली थिनर। तो वेस्टर्न पार्ट जो है वो अगेन लगभग 350-400 किलोमीटर का देखने को मिलता है, पर यहां पर इसकी विड्थ जो है वो सिर्फ 160-170 किलोमीटर की रह जाती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लैरिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब ये प्लेन्स तो है ही, मतलब प्लेन रीजन्स तो है ही, पर अगेन इनका रीजनल डिवीजन किया जाता है। ये वाला सेक्शन जो है उसे हम पंजाब प्लेन के नाम से जानते हैं, ये वाला जो सेक्शन है इसे हम गंगा प्लेन के नाम से जानते हैं, जिन्हें फर्दर 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है, अपर गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स और लोअर गंगा प्लेन्स। उसके बाद फर्दर ईस्टर्न पार्ट जो है उसे ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। पॉइंट समझ में आया? ये तो हुआ इसका रीजनल डिवीजन, बट अगेन further they are also categorized into 4 different parts on the basis of their structural composition. पॉइंट समझ में आ रहा है ना? मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स डिवाइडेड इनटू, ध्यान से देखिएगा, डिवाइडेड इनटू भाबर, डिवाइडेड इनटू तराई, भांगर, खादर। नॉर्थ टू साउथ ही हम बात कर सकते हैं, ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे ही डिवाइडेड होते हैं। भाबर जो है वो लार्ज साइज बोल्डर्स और पेबल्स के बने हुए होते हैं। तराई रीजन जो है यहां पर मार्शी रीजन होता है। भांगर जो है वो ओल्ड एलुवियल का बना होता है और खादर जो है वो न्यू एलुवियल। आया पॉइंट समझ में? अगर हम रीजनल डिवीजन की बात की जाए, ये तो हो गया नॉर्थ टू साउथ। अगर हम वेस्ट से ईस्ट की बात करें तो सबसे पहले आता है पंजाब, फिर आता है गंगा और फिर आता है ईस्टर्न। पंजाब प्लेन्स जो है वहां पर आते हैं मोस्टली इंडस प्लेन्स, जो 5 द्वाब से मिलकर बने होते हैं। किन से मिलकर बने होते हैं? 5 द्वाब। अब ये 5 द्वाब जो है वो आपको याद रखना है। सबसे पहला सिंध सागर, सबसे पहला सिंध सागर, ऐसे याद रख लेना। सबसे पहली रिवर होती है इंडस, फिर झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। तो इंडस और झेलम के बीच में होता है सिंध सागर, झेलम और चेनाब के बीच में होता है चाज, चेनाब और रावी के बीच में होता है रचना, रावी और ब्यास के बीच में होता है बारी, ब्यास और सतलज के बीच में होता है बेस्ट। तो ये बने हैं पंच द्वाब से मिलके। पॉइंट समझ में आ गया? गंगा की अगर हम बात करते हैं तो दे आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट, अपर
मिडिल, लोअर, और ईस्टर्न हिमालय ईस्टर्न प्लेन्स जो हैं वो है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, या फिर उन्हें हम असम प्लेन्स के नाम से जानते हैं। तो ये अगेन है डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। आ रहा है पॉइंट समझ में? क्लियर? देखिए ध्यान से। अब हम देख लेते हैं इसके नॉर्दर्न प्लेन्स के डिविजन्स को। ये देखिए एक्सटेंशन, अगर नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन देखा रहता है तो फुटहिल से लेकर लगभग नॉर्दर्न एज ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू तक प्रेजेंट है। ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन अगर देखा जाए तो इंडस से लेकर गंगा तक देखने को मिलता है, या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर तक देखने को मिलता है। क्लियर? बाउंड्रीज कौन कौन बनाता है? नॉर्थ में शिवालिक, वेस्ट में थार डेजर्ट, और साउथ में पेनिनसुलर प्लेट्यू, ईस्ट में पूर्वांचल, क्योंकि यहां पर उसका ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स वाला जो पार्ट है वो आ जाता है। आ रही है बात समझ में? बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है। अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो लेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर है, विथ अबाउट 2400 किलोमीटर्स इन इंडिया। क्लियर? एंड द रेस्ट इन बांग्लादेश। ठीक है? फिर उसके बाद एवरेज विड्थ जो है वो देखो 150 से 300 किलोमीटर है, मैक्सिमम 500 किलोमीटर भी देखने को मिलती है अगर वेस्टर्न पार्ट की बात की जाए, और मिनिमम 100 किलोमीटर्स की बात करते हैं अगर ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिले तो। लगभग 7.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो इनने ऑक्यूपाई किया हुआ है। स्टेट जो है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड द पार्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल और असम में ये मोस्टली एक्सटेंडेड होते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स की हम बात कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आ गया? अगर एवरेज एलिवेशन देखा जाए तो वो 200 मीटर का है लगभग, और मैक्सिमम जो है वो 291। अगर ग्रेडियंट की बात की जाए तो बहुत कम है, पर मोस्टली रिवर जो है वो कहां फ्लो करती है? ईस्ट और वेस्ट। वेस्टर्न फ्लो ऑफ रिवर जो है वो कंपैरेटिवली कम है, ईस्टर्न फ्लो ऑफ रिवर ज्यादा है। जो डिवाइड करने का काम है वो कौन करता है? अरावली। और मोस्टली इसमें पाई जाने वाली जो सॉइल है वो कौन सी है? एलुवियल सॉइल, जो आइडियल होती है फॉर कल्टीवेशंस। पॉइंट समझ में आ रहा है? इंडो गैंजेटिक प्लेन्स आर वाइटर फॉर इंडिया सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल लैंडस्केप। अराउंड 40% ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन यहीं पर रहती है, और ये ग्रैनी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर आउटपुट हमें यहीं से देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर्मेशन कैसे हुआ? इट फॉर्म्ड ड्यूरिंग टर्शरी पीरियड। कॉलिजन हुआ था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का, जिसके कारण क्या बन गई थी? यहां पर एक सिंक्लाइन बन गई थी। देखो ये लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज क्रिएटेड अ डीप जियो सिंक्लाइन। और उसी जियो सिंक्लाइंस में क्या हुआ? रिवर फिल्ड दीज डिप्रेशंस विद सेडिमेंट्स, और रिजल्ट हो गया इनटू वास्ट एलुवियल प्लेन्स। पॉइंट समझ में आया? ये सारी बातें हम कर चुके हैं। रीजनल डिवीजन की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान और पंजाब प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। राजस्थान वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है जिसमें थार डेजर्ट को भी इंक्लूड किया गया है। क्लियर? अब ये बहुत फैक्चुअल सी डेटा यहां पर लिखा हुआ है, एक बार आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है पंजाब रीजन्स। पंजाब रीजन्स जो है वो ईस्ट ऑफ राजस्थान प्लेन प्रेजेंट है। अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो लेंथ है वो 640 किलोमीटर है, विड्थ जो है वो 300 किलोमीटर है, और इसका स्लोप जो है वो टुवर्ड साउथ वेस्ट रीजन है, मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसका फॉर्मेशन जो है वो 5 रिवर से हुआ है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि सिंध सागर है, और फिर चाज 5 दोआब, आप ये याद रख सकते हैं। क्लियर? उनसे मिलके इनका फॉर्मेशन होता है। आ रही है बात समझ में? ये देखिए, बेस्ट, बारी, रचना, चाज और सिंध सागर। इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो बेट यहां पर न्यू एलुवियल सॉइल्स देखने को मिलती है। भाबर जो है वो बोल्डर से बनके हुए बना हुआ है, और कुछ इरोडेड जो सीजनल स्ट्रीम्स जो इरोजन करती है उसके कारण जो प्लेन्स बनते हैं उन्हें, ये बेसिकली ना आप ये याद रख सकते हैं, पंजाब में जो ओल्ड एलुवियल रीजन्स जो होते हैं उन्हें चाच के नाम से भी जाना जाता है, जो इरोजन के द्वारा फॉर्म्ड हुए होते हैं। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट, गंगा प्लेन्स की हम बात करते हैं तो गंगा प्लेन्स लगभग सबसे बड़ा पार्ट होता है,
और ये एक्सटेंड है दिल्ली से कलकत्ता के बीच में। इसका स्लोप जो है वो टुवर्ड्स ईस्ट है या फिर साउथ ईस्ट देखने को मिलता है। 3 पार्ट में कैटेगराइज है, ये है अपर गंगा, ये है मिडिल गंगा, ये है लोअर गंगा। अपर गंगा जो है वो वेस्टर्न पार्ट है, ये भी याद रखिएगा। ये मोस्टली फॉर्म्ड होता है ड्यू टू मिएंडर्स और ऑक्सबो लेक। अब मिएंडर्स का मतलब क्या होता है, ऐसी जो रिवर्स मूव करती हैं, ऐसी रिवर्स को मिएंडरिंग रिवर्स कहा जाता है। और ऐसा पार्ट जो इसका कट हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं ये, अब ये रिवर अगर ऐसा फ्लो हो जाए और ये जो पार्ट कट ऑफ हो गया रिवर का, दिस पार्ट इज नोन एज ऑक्सबो। क्लियर? और इसमें पानी भरा हो तो इसे ऑक्सबो लेक भी कहा जाता है। फॉर्म गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। ये गंगा के बारे में बोला जा रहा है कि गंगा नदी जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी बाद में बनाती है। फिर मिडिल गंगा प्लेन्स ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रेजेंट है, एक्सट्रीमली फ्लैट है, फ्रीक्वेंटली यहां पर फ्लड आते रहते हैं, लिखा हुआ है देखो फ्लड। कोसी रिवर जो है उसे सोर ऑफ बिहार कहा जाता है। ये और भी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना हुआ है, गंगा घाघरा, घाघरा गंडक और गंडक कोसी द्वाब से मिलकर बना हुआ है। ये पॉइंट जो है वो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट, अगर जियोमॉर्फिकल डिविजन्स की अगर हम बात करते हैं तो भाबर जो है वो देखो किससे बना हुआ है, हाई बोल्डर से मिलके बना हुआ होता है। और कहां पर प्रेजेंट होता है, फुट हिल्स पर प्रेजेंट होता है, जहां पर रिवर जो है वो डिसअपियर हो जाती हैं। तराई रीजन जो है वो साउथ ऑफ भाबर में प्रेजेंट है, मार्शी रीजन्स होता है। और यहां पर बहुत सारी रिवर जो हैं वो इमर्ज होती हैं, जिसे एग्रीकल्चर के लिए भी मोस्टली यूज किया जाता है। इसमें न्यू एलुवियल सॉइल्स भी प्रेजेंट होती हैं। और खादर जो है वो न्यू एलुवियल रीजन से, फ्लड प्लेन से और मोस्ट फर्टाइल लैंड रीजन होता है। एंड दे ऑलवेज फाउंड क्लोज टू रिवर बैंक्स, क्लोज टू रिवर बैंक्स, नदियों के पास में होता है। नेक्स्ट, भांगर ओल्ड एलुवियल, कंटेन कंकर, लेस फर्टाइल। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये याद रख लीजिएगा। भुर वो प्लेन्स होता है जो विंड के द्वारा ब्लो किया जाता है, जिसपे सैंडी पार्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। रे और कलर जो है वो सैलिनिटी वाले बैरन पैचेस होते हैं, जो मोस्टली उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पाए जाते हैं। क्लियर? जैसे ये जो है वो कहां मिलते हैं, पंजाब। तो कुछ लोकल टर्म्स में इनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जिनके अलग अलग इंपॉर्टेंस भी हम कंसिडर करते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर? तो ये था अबाउट प्लेन्स के बारे में। अब इसके सिग्निफिकेंस देख लीजिए बच्चों। सिग्निफिकेंस, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पर रहती है, फर्टाइल है, इस वजह से यहां पर अच्छी खासी अमाउंट ऑफ सॉइल प्रेजेंट होती है पेरिनियल रिवर्स के कारण। फिर इसी वजह से यहां पर ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए सपोर्ट करता है। प्लेन से इस वजह से रोड और रेलवे कनेक्शंस की वजह से ट्रांसपोर्ट भी बहुत इजीली होता है। रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है, बहुत सारे घाट वगैरह, बहुत सारे मैदान या नदियों के किनारे वाले रीजन्स पर बहुत सारी पूजा पाठ जो है उस सेक्रेड भी, इसको प्लेस को वर्शिपिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, या वो भी अपने देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये था इसका सिग्निफिकेंस। आ रही है बात समझ में? क्लियर? तो ये हम लोगों ने समझे इंडिया के 2 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में। एक था हमारा हिमालय फिजियोग्राफिक डिवीजन, और दूसरा था हमारा ग्रेट इंडियन प्लेन फिजियोग्राफिक डिविजन्स। क्लियर? तीसरा फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो है वो है ग्रेट इंडियन प्लेट्यू। पॉइंट समझने की कोशिश करना, ग्रेट इंडियन प्लेट्यू। अब ग्रेट इंडियन प्लेट्यू को ग्रेट इंडियन प्लेट्यू क्यों कहा गया? क्योंकि ये इंडिया के लार्जेस्ट पार्ट को एक्वायर करता है। इंडिया के लगभग 50% एरिया में प्लेट्यू ही प्रेजेंट है। इंडिया का मोस्ट स्टेबल एंड ओल्डेस्ट पार्ट जो है वो ग्रेट इंडियन प्लेट्यू ही है बच्चों, क्योंकि इंडिया के फॉर्मेशन में सबसे पहले अगर किसी पर्टिकुलर रीजन्स का फॉर्मेशन होता है तो वो ग्रेट इंडियन प्लेट्यू ही है, क्योंकि इंडिया इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना अपने आप में प्लेट्यू कॉन्टिनेंट है, और वहां पर जो इंडिया का पार्ट जुड़ा हुआ था वो ग्रेट इंडियन प्लेट्यू ही था। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। आ रही है बात समझ में? क्लियर? अब हम ध्यान देते हैं
ग्रेट इंडियन प्लेट्यू, ग्रेट इंडियन प्लेट्यू। इसी को पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहा जाता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू कहने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है इट इज कवर्ड या फिर बॉर्डर्ड बाय ओशन और वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। 3 साइड से ये पानी से घिरा हुआ है, इस वजह से इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहा जाता है। क्योंकि इंडिया में ये सदर्न रीजन में प्रेजेंट है। कहां पर? साउथ। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज सदर्न। पर यह कहना 100% सही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट सदर्न पार्ट में प्रेजेंट नहीं है। कुछ हिस्सा इसके सेंट्रल रीजन में भी प्रेजेंट है, पर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेट्यू प्रेजेंट इन साउथ इंडिया। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज सदर्न इंडिया प्लेट्यू। आ रही है बात समझ में? क्लियर? कुछ किताबों में बच्चों इस पर्टिकुलर प्लेट्यू का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जो डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है, तो इस वजह से इस प्लेट्यू को कुछ जगहों पर डेक्कन प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। आ रही है बात समझ में? फिर से ध्यान देना बेटा। ये दिल्ली और यहां कन्याकुमारी, ये गुजरात के गिर से लेकर ये और ये मेघालय प्लेट्यू तक, या फिर यहां पर जो रीजन्स है जिसे हम छोटा नागपुर प्लेट्यू कहते हैं। आ रही बात समझ में? और ये तमिलनाडु प्लेट्यू का वो रीजन्स जहां पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट एक दूसरे से जुड़ते हैं, जो नीलगिरी वाला भी हिस्सा अपन कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है तमिलनाडु प्लेट्यू। यहां तक फैला हुआ है हमारा ग्रेट इंडियन प्लेट्यू। पॉइंट समझ में आ गया? ग्रेट इंडियन प्लेट्यू। अब इसका नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन, मतलब नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन लगभग 1600 किलोमीटर का है। नॉर्थ टू साउथ, ये देखो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन कितना है? 1600 किलोमीटर का। इसका ये वेस्ट से ईस्ट एक्सटेंशन लगभग 1400 किलोमीटर का है। वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन लगभग 1400 किलोमीटर का है। अगर इसके स्लोप की बात की जाए बेटा, इसके स्लोप की बात की जाए तो इट स्लोप्ड इन ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट। आया पॉइंट समझ में? इसका जो स्लोप है वो है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो हैं इस पर्टिकुलर पार्ट्स में नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही फ्लो करती है। एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए, जैसे नर्मदा की हम बात कर लें, तापी रिवर की हम बात कर लें, और कुछ उन नदियों की बात कर ली जाए जो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड से फ्लो करती है टुवर्ड्स द अरेबियन सी, तो वो इधर चली जाती है। बाकी सारी की सारी रिवर्स ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। क्लियर? फिर ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट स्टेबल क्या है? मोस्ट स्टेबल पार्ट है इंडिया का, मोस्ट स्टेबल पार्ट है। फिर ओल्डेस्ट। क्लियर? और स्ट्रक्चरली देखा जाए तो कैसा है? टेबल लैंड
स्ट्रक्चर कैसा है, टेबल लैंड स्ट्रक्चर है इस पर्टिकुलर रीजन का। और अगर इसके शेप की बात की जाए, शेप तो वैसे तो ट्रायंगुलर शेप इसका दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऊपर वाले रीजन जो है उसके मुकाबले इसके विड्थ जो है वो ज्यादा है, इस वजह से ये जनरली ट्रायंगुलर शेप्ड का दिखाई पड़ता है। आ रही है बात समझ में, ट्रायंगुलर शेप का ये हमें नजर आता है। अब इसके अगर हम पार्ट्स की बात कर लेते हैं बेटा, इसके पार्ट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस रिवर, जिसका नाम है, ये देखिए, नर्मदा, नर्मदा रिफ्ट वैली, या फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नर्मदा रिफ्ट वैली और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कारण ये फर्दर कैटेगराइज्ड हो जाता है या डिवाइड हो जाता है इनटू टू पार्ट्स, जिसे हम सेंट्रल प्लेट्यू और सदर्न प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। आ रही है बात समझ में, क्लैरिफाई हो रहा है? डन। ये है एग्जैक्ट हमारा ग्रेट इंडियन प्लेट्यू। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि सर इतना कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स आपने बता ही दिया, तो इसकी बाउंड्रीज भी बता दीजिए। तो हम इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करते हैं, तो यहां पर इसकी बॉर्डर बनाती है कौन? यहां पर बॉर्डर बनाते हैं, यहां पर बॉर्डर बनाते हैं वेस्टर्न, यहां बॉर्डर बनाते हैं ईस्टर्न, ये वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। आ रही है पॉइंट समझ में, क्लैरिफाई हो रहा है? तो ये है हमारा ग्रेट इंडियन प्लेट्यू। तो चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं, हमें थ्योरी क्या समझा रही है। ग्रेट इंडियन प्लेट्यू, इसी को पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहा जाता है। ये जो पर्टिकुलर प्लेट्यू है वो टेबल लैंड स्ट्रक्चर है। कैसा है? टेबल लैंड स्ट्रक्चर है, सिचुएटेड है सदर्न रीजन ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई इसे सदर्न प्लेट्यू भी कह सकते हैं। क्योंकि ये तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, इस वजह से इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहा जाता है। आया पॉइंट समझ में? क्लियर। और ये इंडिया का ओल्डेस्ट लैंडमास है। क्या है? इंडिया का ओल्डेस्ट लैंडमास भी है। ये सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को समझा दिए। डायग्रामेटिकली अगर देखें तो ये है, ये देखिए, क्लियर। अब क्योंकि इस पर्टिकुलर डायग्राम को आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये लगभग ऐसा ही आपको नजर आ रहा है, इस वजह से इसे ट्रायंगुलर शेप्ड कंसिडर किया जाता है। कुछ जगहों पर तो इसे आइसक्रीम शेप्ड भी कहा जाता है। क्लियर। आइसक्रीम जैसा शेप आपको इसको देखने को मिलता है, या कोन शेप्ड भी, इन्वर्टेड कोन भी आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर। नॉर्थ टू साउथ मैंने आप लोगों को बता दिया कि लगभग 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है, और वेस्ट टू ईस्ट जो है वो लगभग 1400 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसका जो स्लोप है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ये ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट है। स्ट्रक्चर टेबल लैंड स्ट्रक्चर है, और शेप जो है वो ट्रायंगुलर शेप्ड है। डायग्रामेटिकली आपने देख लिया। बीच में एक और चीज जो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखनी है वो ये है कि यहां एक लाइन है जो इसे सेंट्रल और इसे सदर्न पार्ट में डिवाइड करती है। तो यहां पर हो जाते हैं हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स, यहां पर हो जाता है हमारा डेक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसे हम सदर्न प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। क्लैरिफाई हो गया? आ रही है बात समझ में? अब बच्चों एक और बात है जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को याद रखना है, वो क्या है कि ये जो प्लेट्यू है फॉर्म्ड होता है ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन से फॉर्म्ड होने के कारण इट इज रिच इन मिनरल्स, और वॉल्केनिक रॉक्स होने के कारण इट इज कवर्ड विथ ब्लैक सॉइल।
आया पॉइंट समझ में? तो यहां पर बहुत सारे मिनरल्स, वैल्यूएबल मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेट्यू कवर्ड विद अ टाइप ऑफ सॉइल नेम्ड ब्लैक कॉटन सॉइल। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिख रहा है। शेप रफली ट्रायंगुलर है, समझा दिया मैंने आपको। ब्रॉड बेस है, सिचुएटेड इन सदर्न एज ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, टेपरिंग डाउन टू कन्याकुमारी, मैंने आप लोगों को बता दिया। नॉर्दर्न बाउंड्री जो है इरेगुलर लाइन की स्ट्रेच होती है फ्रॉम कच्छ से वेस्टर्न साइड में, अरावली रीजन से नियरली ऊपर दिल्ली तक जाती है और फॉर्म्स देयर आर द रन अप। ये देखो, ये राजमहल हिल्स यानी कि एक्सटेंड होती है अप टू राजमहल हिल्स, मैंने आपको बता दिया था, वेस्ट बंगाल वाला रीजन क्लियर, छोटा नागपुर प्लेट्यू का। फिर उसके बाद आती है बाउंड्रीज जो है वो, अगर नॉर्थ में देखा जाए तो अरावली रीजन्स जो है वो, और वेस्ट में देखा जाए तो वेस्टर्न घाट, ईस्ट में देखा जाए तो ईस्टर्न घाट। अरावली के साथ साथ नॉर्दर्न रीजन्स जो है वहां पर नॉर्दर्न प्लेन्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, एरिया की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन होता है जिसका एरिया लगभग 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जो इंडिया के हाफ ऑफ द टोटल एरिया को ऑक्यूपाई करता है। ये बना हुआ है टेबुलर स्ट्रक्चर से और इसमें मोस्टली इग्नियस रॉक के स्चिट और आर्कियन नीज जो हैं वो पाई जाती हैं। ये सबसे स्टेबल मोस्ट लैंडमास कंसिडर किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, इसका स्लोप जो है वो मोस्टली वेस्ट टू ईस्ट देखने को मिलता है। देखो, वेस्ट टू ईस्ट। मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स जो है, कुछ एक्सेप्शन अगर छोड़ दिया जाए जैसे नर्मदा और तापी, तो सारी के सारी ईस्टवर्ड फ्लो करती है। इसका एलिवेशन जो है वो लगभग, ये अपन डिस्कस करना भूल गए थे, लगभग 600 से 900 मीटर के बीच में लाए करता है। क्लियर? ये इसके दो सेक्शंस हैं, ये सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है और ये सदर्न इंडिया प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। अब ये जो पर्टिकुलर छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं, इनके कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं फटाफट से, उसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं है, कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है। Major plateaus of peninsular India. Introduction. Peninsular plateaus ranks among oldest landmass of India. प्राइमरली एंशिएंट क्रिस्टलाइन रॉक से बना हुआ है और बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्यूज पाए जाते हैं। ये मिनरल्स, फॉरेस्ट और रिवर्स इसमें बहुत सारी मात्रा में प्रेजेंट हैं। एक एक प्लेट्यूज को देखते हैं। देखो, मारवाड़ा प्लेन्स, एक सेकेंड, ये अब लोकेटेड इन ईस्ट ऑफ द अरावली रीजन, मोस्टली राजस्थान वाला पार्ट जो है उसमें जो भी पर्टिकुलर प्लेट्यू रीजन आता है वो मारवाड़ प्लेट्यू कहलाता है। इसकी जो हाइट है वो लगभग 250 से 500 मीटर तक है और इसका स्लोप जो है वो टुवर्ड्स ईस्ट है। मोस्टली किसका बना हुआ है? सैंडस्टोन का बना हुआ है, मोस्टली मेड अप ऑफ सैंडस्टोन और लाइमस्टोन्स यहां पर पाया जाता है। बनास रिवर जो है वो इसको ड्रेन आउट करती है और इसकी टोपोग्राफी जो है वो रोलिंग प्लेट्यू, मतलब थोड़ी सी इरोडेड है, ऊपर से जेंटली स्लोप्ड भी है। यहां पर फॉरेस्ट कंपैरेटिवली कम ही है और देखो यहां पर बहुत सारा इरोजन जो है वो ऑकर होता हुआ नजर आता है। सेंट्रल हाईलैंड्स की बात की जाए तो पूरा का पूरा सेंट्रल प्लेट्यू रीजन जो है चंबल के आसपास का सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत का पठार जिसे हम कहते हैं, उससे बना हुआ है और क्रिस्टलाइन रॉक्स और सैंडस्टोन्स यहां पर मिलती है। चंबल रिवर इसको ड्रेन आउट करती है। ओपन रोलिंग प्लेट्यू ये भी थोड़ा बहुत इरोडेड ही देखने को मिलता है। फिर बुंदेलखंड प्लेट्यू की बात की जाए तो यमुना वाले रीजन्स या मध्य भारत के ईस्ट वाले, यमुना के साउथ में और मध्य भारत के ईस्ट में लाया करता है। फिर इसका जो स्लो हाइट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 300 से 600 मीटर तक लाया करती है और इसका स्लोप जो है वो टुवर्ड्स ईस्ट है या नॉर्थ ईस्ट अपन कंसिडर कर सकते हैं। मोस्टली कंसिस्ट होता है बुंदेलखंड नीस से, ग्रेनाइट और नीस इसमें मोस्टली पाई जाती है। नेक्स्ट, बुंदेलखंड प्लेट्यू और इसमें रिवर जो है वो बेतवा रिवर जो है वो फ्लो करती है। यहाँ की टोपोग्राफी कंपैरेटिवली इरोजन के कारण सॉल्ट कंटेंट यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। मालवा प्लेट्यू सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पार्ट जो है, सेंट्रल हाईलैंड्स का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू मोस्टली ग्रेनाइट से बना हुआ है
इग्नियस रॉक जो है उससे बना हुआ है, इग्नियस रॉक के बसाल्टिक लावा से फॉर्म्ड हुआ है। इस वजह से यहां पर सबसे ज्यादा कंपोजिशन ऑफ ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगुलर प्लेट्यू है, बॉर्डर्ड होता है इन पर्टिकुलर रीजन से। एलिवेशन जो है वो 600 से 500 मीटर के बीच में लाया करता है। मोस्टली बसाल्टिक लावा से बना हुआ है, इस वजह से यहां पर मोस्टली ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो सुटेबल होती है कॉटन और सोयाबीन के लिए। फिर मालवा प्लेट्यू जो है वो ड्रेन आउट होता है नर्मदा, तापी और माही रिवर से, और कुछ रिवर्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाती है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन रिवर्स भी इसको ड्रेन आउट करती है। फ्लैट टॉप्ड हिल्स है, चंबल रिवाइंस जो है इसके नॉर्दर्न सेक्शंस में लोकेटेड है, जो सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू का पार्ट भी है, जो बेडलैंड फॉर्म्ड करते हैं जिन्हें हम रिवाइंस के नाम से भी जानते हैं। भगीलकन प्लेट्यू जो है वो मोस्टली सेंट्रल इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड होता है बच्चों, जो सोन रिवर्स और महानदी रिवर्स के बीच में प्रेजेंट है, जिसका एलिवेशन जो है वो लगभग 150 से 1200 मीटर देखने को मिलता है, और लाइमस्टोन्स और सैंडस्टोन मोस्टली इसमें पाए जाते हैं। यही वो रीजन है जो मोस्टली डायमंड वाले डायमंड और कह सकते हैं कि स्टोन, लाइमस्टोन्स वगैरह और इनके लिए फेमस है, सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए मोस्टली फेमस है। क्लियर। यहां पर रिवर्स की अगर बात की जाए तो सोन और महानदी जो है वो उसको ड्रेन आउट कर रही है, और ठीक है, बस ऐसा कोई फैक्चुअल पॉइंट्स नहीं है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो इंडिया का मिनरल हाउस भी कहा जाता है। इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में या प्लेट्यू के ईस्टर्न सेक्शन में ये प्रेजेंट है। प्लेट्यू के मेन प्लेट्यू लैंडमास जो है उसके ईस्टर्न सेक्शन में है। वैसे तो ईस्टर्न प्लेट्यू जो है उसे मेघालयन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है, पर मेन लैंडमास जो है या इंडिया के मेन लैंडमास जो है उसके नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन में ये प्रेजेंट है, जिसे छोटा नागपुर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है, जिसे रूर ऑफ इंडिया के नाम से भी कंसिडर किया जाता है, या मिनरल हाउस या स्टोर मिनरल हाउस का स्टोर भी कहा जाता है। क्लैरिफाई हो रहा है। अब देखिएगा, इसका एक्सटेंशन जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। स्प्रेड है झारखंड में, छत्तीसगढ़ और मोस्टली वेस्ट बंगाल में। इसका जो एलिवेशन है वो 700 मीटर तक देखने को मिलता है। क्लियर। और यहां पर मोस्टली जो रिवर्स फ्लो करती हैं बेटा, रिवर्स जो है वो सोन, दामोदर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सुबर्ण रेखा, ये जो कुछ पर्टिकुलर रिवर्स हैं जो इसको ड्रेन आउट करती है। क्लियर। इसमें जो ड्रेनेज है वो रेडियल ड्रेनेज की फॉर्म में फ्लो करता है, ये पॉइंट भी याद करना है हम लोगों को। फिर गोंडवाना रॉक्स और आर्कियन रॉक्स और डेक्कन लावा जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसके कारण बहुत सारा मिनरल्स भी हमें देखने को मिलता है। दो पार्ट में इसको डिवाइडेड किया जाता है, ये हजारीबाग प्लेट्यू और रांची प्लेट्यू। रांची प्लेट्यू जो है वो साउथ में प्रेजेंट होता है, हजारीबाग प्लेट्यू जो है वो नॉर्थ में प्रेजेंट होता है। इसमें पार्श्वनाथ हिल्स जो है, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक भी है, वो सिचुएटेड है। रांची प्लेट्यू जो है उसमें बहुत सारा कंटेंट ऑफ मिनरल प्रेजेंट होता है। राजमहल हिल्स जो है वो इसका ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर बनाता है। क्लियर। ये देखो नॉर्थ ईस्टर्न एज में प्रेजेंट होता है, जो बसाल्टिक लावा के कारण फॉर्म्ड हुआ था। आया पॉइंट समझ में। नेक्स्ट, मेघालय प्लेट्यू। मेघालय नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में सिचुएटेड है, जो गारो, खासी, जैंतिया 3 हिल्स से मिलकर बना हुआ है, जो एक्चुअल में मेन लैंडमास से मालदा गैप या गारो राजमहल गैप से डिवाइडेड होता है। यानी कि छोटा नागपुर प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू के बीच में जो गैप प्रेजेंट है वो है मालदा गैप या गारो राजमहल गैप के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आर्कन क्वार्ट्स और शेल्स मोस्टली जो रॉक्स हैं वो ये प्रेजेंट है। टोपोग्राफी जो है वो रोलिंग कैटेगराइज्ड रोलिंग टोपोग्राफी ही है, मतलब जेंटली वहां पर प्लेन्स जेंटल स्लोप्ड ही है, बहुत ज्यादा स्लोप्ड नहीं है। फिर इसके बाद इसका मेजर डिवीजन जो है वो गारो, जो वेस्ट में है, खासी सेंटर और मिकिर जैंतिया। गारो की हाईएस्ट पीक भी हमने देख ली थी, नोकरेक होती है, और खासी की जो हाईएस्ट पीक है वो शिलोंग पीक है, जो एक्चुअल में मेघालय प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक भी है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू पूरे के पूरे ओवरऑल ग्रेट इंडियन प्लेट्यू का सबसे बड़ा सेक्शन है, जो मोस्टली महाराष्ट्र वाले रीजन में सिचुएटेड होता है। ये मोस्टली बना हुआ है बसाल्टिक लावा से, इसके कारण इस पर जो सॉइल प्रेजेंट है वो ब्लैक सॉइल है, और ये कॉटन के और ग्राउंडनट के
कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतने एरिया में फैला हुआ है। ये लार्जेस्ट सेगमेंट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। इसका स्लोप एलिवेशन जो है वो 600 मीटर तक है और लगभग ईस्टवर्ड ये स्लोप करता है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सारी के सारी रिवर्स और इनके ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो इसे ड्रेन्ड करती है। एग्जैक्टली ये मत समझ लेना कि कावेरी रिवर जो है वो यहीं से फ्लो करती है। अब इसका कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। महाराष्ट्र प्लेट्यू जो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, डेक्कन ट्रैप से बने हुए होने के कारण ब्लैक सॉइल यहां पर प्रेजेंट है जो कॉटन के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है बच्चों। फिर इसके बाद आ जाते हैं कर्नाटका। मैसूर प्लेट्यू कर्नाटका वाले रीजन्स में सिचुएटेड है। कर्नाटका वाले प्लेट्यू को मैसूर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। कुछ रिवर से ड्रेन आउट होता है। क्लियर। फिर इसके बाद आता है कर्नाटका प्लेट्यू के ही सब पार्ट्स ये बताए हुए। फिर तेलंगाना प्लेट्यू तेलंगाना रीजन्स में सिचुएटेड है और पैनी प्लेन्स और घाट्स वाले फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइडेड होता है। दैट्स इट। क्लियर। तो ओवरऑल यहां तक हमने चीजें समझी बच्चों। यहां तक हमें समझ में आए कि इंडिया के कुछ फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं जिसमें सबसे नॉर्दर्न फिजियोग्राफिक डिवीजन है हमारा हिमालय, उसके बाद है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद है हमारा ग्रेट इंडियन प्लेट्यू। ये 3 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हमने कवर किए। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आए होंगे। हो सकता है कुछ बच्चों के लिए क्लास जो है वो फास्ट फॉरवर्ड लगी होगी, पर क्योंकि हमारा बैच जो है वो मशीन गन बैच है, इस बैच के हिसाब से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलना ही था। पॉइंट समझ में आ गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज के हिसाब से कुमाऊन हिमालय जो है वो सिचुएटेड है सतलज और काली रिवर के बीच में। मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई दिक्कत होगी। नेपाल हिमालयाज जो है वो हाईएस्ट सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। असम हिमालयाज जो है वो तिस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्र के बीच में प्रेजेंट है। तो मुझे लग रहा है ऑल 3 जो है वो करेक्ट होने चाहिए। मुझे नहीं लगता आप में से भी किसी को डाउट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय? तो काराकोरम तो इसका पार्ट है। नहीं, काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर है। पीर पंजल जो है वो इसका पार्ट नहीं है। तो ये हमारा आंसर है, बिकॉज पीर पंजल इज अ पार्ट ऑफ हिमाचल या मिडिल हिमालयाज। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पंजाब हरियाणा प्लेन मैच द फॉलोइंग टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन। बेट जो है वो, अच्छा मैच द कॉलम करना है, तो भाबर जो है वो पोरस फुटहिल से मिलकर बना हुआ है और बेट जो है वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है रिवर बैंक्स के बीच में। चाउस जो है वो इरोजन के कारण फॉर्म्ड होती है, कोई डाउट नहीं होगा। यानी कि फर्स्ट का हो गया सेकंड और सेकंड का हो गया फर्स्ट और थर्ड का है थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, मालदा गैप और राजमहल, तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू हम ऐसा समझ लेते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ये है मेघालय प्लेट्यू, गारो, खासी, जैंतिया। ये है राज महल हिल्स और ये है मालदा। तो ये मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है या फिर राजमहल गारो गैप के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो किसको डिवाइड कर रहा है? छोटा नागपुर प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू को। क्वेश्चन क्या पूछा है? मालदा गैप, राजमहल गैप सेपरेट्स फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ द मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू से, तो मेघालय प्लेट्यू से सेपरेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो स्लोप जो है वो टुवर्ड्स ईस्टवर्ड है। ठीक है। द पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया जनरली स्लोप टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि स्टेटमेंट भी सही है और स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड बोथ आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू और स्टेटमेंट सेकंड इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1, कोई दिक्कत नहीं है। करेवास की हम बात कर चुके हैं। करेवास जो है वो फर्टाइल प्लेन्स ही हैं, पर कहां पर प्रेजेंट है? बिटवीन माउंटेन्स, या फिर हम कह सकते हैं कश्मीर वैली, जो ग्रेट हिमालय और शिवालिक्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर?
तो लेसर हिमालय का पार्ट कंसिडर किए जाते हैं। देखिए आंसर में लिखा है लेसर हिमालय, हिमाचल हिमालयास में मोस्टली देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद रेडियल ड्रेनेज, अभी अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको मार्क भी करवाया था कि रेडियल ड्रेनेज याद रखिएगा किसके लिए, छोटा नागपुर प्लेट्यू के लिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेडियल ड्रेनेज जो है और होम ऑफ पारसनाथ हिल्स, ये बताया ही था, क्या है, हाईएस्ट पीक है किसकी, छोटा नागपुर प्लेट्यू की। तो आंसर दैट्स इट। नेक्स्ट, गंगा प्लेन्स जो है, विंड ब्लून्स सैंडी प्लेन्स अलोंग द बैंक ऑफ रिवर्स। ठीक है, ये वर्ड जो है वो भुर्स के लिए अपन ने देखा था, मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर में आपको एक फैक्ट बताया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द माउंटेन पीक्स बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लोकेटेड इन काराकोरम रेंज, तो वो तो K2 होनी चाहिए। वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है बिल्कुल, जिसका नाम गॉडविन ऑस्टिंग भी है, जो 8611 मीटर्स की भी है और पीओ के रीजन में भी लाए करती है। ये लो सारे पॉइंट आपको मिल गए हैं, तो ये K2 की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग जियोमॉर्फोलॉजिकल जोन्स इंडो गैंजेटिक प्लेन्स करेक्ट ऑर्डर नॉर्थ टू साउथ। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की अगर बात की जाए और नॉर्थ से साउथ की बात कर ली जाए, तो फिर से देख लेना। देखो, भाबर यानी कि सबसे पहला सेकंड, फिर उसके बाद आ जाता है तराई यानी कि फर्स्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा भांगर यानी कि थर्ड, और फिर आएगा खादर यानी कि 2 1 3 4। ये इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। क्लियर, दैट्स इट। तो बच्चों आज हम लोगों ने समझा फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या होता है। फिजियोग्राफिक डिविजन्स में हमारा सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो ग्रेट इंडियन प्लेट्यू, उसके बाद कहीं ना कहीं हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स को भी बहुत अच्छे से देखा। हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है वो आर्क शेप में प्रेजेंट है, जो तिब्बतियन प्लेट्यू को रेस्ट ऑफ द इंडिया या फिर रेस्ट ऑफ द एशिया को इंडिया से सेपरेट करने का काम करता है, जो आर्क शेप में है, इंडस गॉर्ज से ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज के बीच में प्रेजेंट है। ऐसे कई तमाम फैक्ट हम लोगों ने डिस्कस किए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन्स, जो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के डिपोजिशंस के द्वारा फॉर्म्ड होता है। और वैसे तो कॉलिजन के दौरान जो सिंक्लाइन फॉर्म्ड हुई थी, जियो सिंक्लाइन, उसमें जो भी डिपोजिशंस हुआ उसके द्वारा ये फॉर्म्ड हुआ। फिर उसके बाद आता है प्लेट्यू, जो हमारा ओल्डेस्ट स्टेबल मोस्ट और टेबल लैंड स्ट्रक्चर था, जो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है और इंडिया के सदर्न रीजन्स में प्रेजेंट होने के कारण सदर्न प्लेट्यू, या तीन तरफ से पानी से घिरे हुए होने के कारण पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है, और उससे संबंधित क्वेश्चन भी करे। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो सभी लोगों को शेयर करना, और आगे और डिटेल्ड में समझने के लिए डिफेंस मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।